दोस्तों नमस्कार। आज आपको फिजिक्स का हम जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको करवा देंगे। तो प्रश्न में पहले कह रहा है कि सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें, यानी इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, क एवं ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनता है। प्रश्न नंबर 2 है परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह से बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण। तो परावर्तन कोण जो होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो उत्तर घ सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के केवल 2 नियम है। ख सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 गलत होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के केवल 2 नियम है। ख नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा। तो केवल अवतल दर्पण द्वारा ही किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो 4 का ख आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, या इनमें से तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल अवतल दर्पण द्वारा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब इन तीनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो घ नंबर सही हो जाएगा। उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब। तो घ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, या इन दोनों से, या उत्तल दर्पण से। तो छोटा हो जाएगा घ उत्तर उत्तल दर्पण से। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का उत्तर हो जाएगा क अवतल दर्पण। सवाल नंबर 8 है। 8 में कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो फोकस पर, या वक्रता केंद्र पर, या ध्रुव पर, या अनंत पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का अनंत पर। अनंत पर रखने से प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रश्न नंबर 9 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी कैसी होती है? दुगुनी होती है, या आधी होती है, या चौथाई होती है, या बराबर होती है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आधी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ख नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में करा कि एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब उसका कैसा होगा? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर क में देखते वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी, काल्पनिक और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आभासी, काल्पनिक और बड़ा। ग नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। 11 में कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक और सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। प्रश्न नंबर 12 में है। 12 नंबर में कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या एक पतला लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख उत्तल दर्पण लगा होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमेशा सीधा। क नंबर हमेशा सीधा होगा। प्रश्न नंबर 15 है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ख नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, वो दर्पण कैसा हो सकता है? समतल, उत्तल, समतल, या अवतल, या अवतल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल या उत्तल। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संबंध F बराबर R/2 सत्य है किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए, लेकिन अवतल दर्पण के लिए नहीं। अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए ग नंबर ही सही हो जाएगा। तो चलिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए F बराबर R/2 सत्य है। ग नंबर सही। प्रश्न नंबर 18 में है, चित्र 1.35 जो नीचे में चित्र दिया गया है, सही किरण आरेख को चुनिए। ऑप्शन क में देखिए इस प्रकार का किरण आरेख दिखाया गया है, ख में इस प्रकार के किरण आरेख, ग में इस प्रकार के किरण आरेख दिखाया गया, ये भी गलत है। घ नंबर सही हो जाएगा, घ नंबर इनका आरेख सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, सीधा है या उल्टा है। तो निगेटिव का होगा उल्टा, निगेटिव का क्या होगा? उल्टा। तो उत्तर आंसर नंबर घ ही सही हो जाएगा। चलिए, हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 1 में करें कि प्रकाश खाली स्थान में चलता है तो किस रेखा में? सीधी रेखा यानी सरल रेखा में चलता है। इसमें आप सरल रेखा भरिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण समतल होगा। सही बात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? खाली स्थान में समतल दर्पण। प्रश्न नंबर 3 है, खाली स्थान प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो कैसा को? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। खाली स्थान में वास्तविक भरिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा खाली स्थान कोण के बराबर होता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रश्न नंबर 5 में देखिए, 5 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? 5 में 5 का सही उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस खाली स्थान में फोकस दूरी भरेंगे। सवाल नंबर 6 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है तो खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? दोगुनी होती है। सवाल नंबर 7 है, खाली स्थान दर्पण में वास्तविक और आभासी यानी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं तो किसमें बनते हैं? अवतल दर्पण में बनते हैं तो इस खाली स्थान में अवतल भरेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल खाली स्थान प्रतिबिंब ही बनते हैं तो आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं उत्तल दर्पण में तो इसमें खाली स्थान में आभासी भरेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के खाली स्थान में हम समांतर भरेंगे तो खाली स्थान में समांतर निकलती है। सवाल नंबर 10, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां तो खाली स्थान में ऋणात्मक या धनात्मक। तो 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक नहीं, धनात्मक होगी। इस ओर धनात्मक होगी तो इस खाली स्थान में हम धनात्मक भरेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के कहाँ से मापी जाती है तो 11 में सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव से मापी जाती है यानी पोल से मापी जाती है। ध्रुव भरिएगा इसमें। 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर में कह रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है तो खाली स्थान में हम भरेंगे ऋणात्मक होती है। सवाल नंबर 13 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, m कहते हैं, जिसको m से डिनोट करते हैं
तो इस खाली स्थान में आवर्धन भराएगा। प्रश्न नंबर 14 है, आवर्धन का धनात्मक मान खाली स्थान प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आभासी या काल्पनिक को ही इंगित करता है। सवाल नंबर 15 है, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए खाली स्थान दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का इस खाली स्थान में हम अवतल भरेंगे। सवाल नंबर 16 है कि 32 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। एफ कितनी होगी, एफ बराबर r/2 यानी 16 होगी। 32/2 तो 32 का आधा 16 होगी। सवाल नंबर 17 है, जो लास्ट भी है, एक बिंदु यानी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक अवतल दर्पण द्वारा ही। तो इस खाली स्थान में अवतल दर्पण भरेंगे। चलिए इसी के साथ आज हम चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स का जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन था और रिक्त स्थान था, इसको हम ख़त्म कर दिए। आप लोग का काम है इसे याद करना और एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर देना।